So hello everyone, I welcome you all to the Concept YouTube channel. So in today's Science Tech Daily Session हम लोग डिस्कस करेंगे घिमॉप के बारे में। ये एक बहुत ही आप कह सकते हो कि यूनिक टॉपिक हो जाता है, क्योंकि हाल में ही एक फर्म है, साइबर सिक्योरिटी के एरिया से वो फर्म है। उस फर्म ने जब स्टडी की, रिसर्च की और वो एक बैंकिंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मैलवेयर के बारे में जब वो रिसर्च कर रहे थे, उसका नाम था गिल्डमा, GUILDMA। तो जब इसके ऊपर रिसर्च चल रहा था, स्टडी चल रही थी, तो उन्होंने एक दूसरा बैंकिंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर उन्होंने फाइंड किया और उसका नाम है घिमॉप। घिमॉप की बात की जाए तो ये ब्राजील में पहला मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन है और इसका धीरे धीरे इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी होता है। तो इसमें क्या होता है, इन जनरल जैसे जो भी साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो साइबर क्रिमिनल्स एक लिंक शेयर करेंगे, उस लिंक पर लोग जाएंगे, क्लिक करेंगे, मेल के थ्रू या किसी भी थ्रू वो उसको सेंड करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। ये जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे अगर आप मोबाइल को यूज कर रहे हो, मोबाइल बैंकिंग कर रहे हो, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो साइबर क्रिमिनल्स तक रीच कर जाएगी। तो ये क्या है कि बहुत बड़ा चैलेंज इस तरीके के जब ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मैलवेयर की बात की जाए, जो कि बैंकिंग मैलवेयर होते हैं, जो कि यूजर के बैंकिंग इंफॉर्मेशन को चुराते हैं, ये एक बहुत बड़े चैलेंज आज के समय पे हो जाता है। क्योंकि जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको हम लोग मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अब करना शुरू कर दिए हैं। बैंकिंग सर्विसेज जितनी भी देखी जाए तो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल ऐप्स हैं बैंक के, इंटरनेट बैंकिंग है। अब ऐसी सिचुएशन में भारत जैसे देश में भी एक बहुत ये चिंता का विषय है, जहाँ पे जो मोबाइल फोन भी होते हैं, वो मोबाइल फोन में जो एक साइबर स्पेस सिक्योरिटी की बात की जाए वो भी इतनी अच्छी नहीं है। नॉर्मल जो मोबाइल फोन्स आपके होते हैं और उसके थ्रू अगर आप बैंकिंग करते हैं या कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन जो भी आप उस पर डालते हैं, तो वो भी एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। लोगों के अंदर अवेयरनेस भी नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी की भी कमी है और खासतौर से जो बैंकिंग आपकी डिजिटल लेवल पे की जाती है, जो मोबाइल बैंकिंग की बात की जाए तो उसके प्रति भी जो लिटरेसी है वो भी बहुत वीक है। सो ऐसे जो घिमॉप जैसे वी कैन से जो बैंकिंग ट्रोजन्स हैं, जो कि अभी ब्राजील में है और धीरे धीरे इसके इंटरनेशनल एक्सपेंशन हो रहा है, सो एक चैलेंज हो जाता है। अभी इंडिया में इसके कुछ ऐसे केसेस नहीं दिखेंगे, बट फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है। सो आज के लिए इतना ही चैनल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लोपा लंगूर। लोपा लंगूर बहुत ही रेयर है और इसे फाइंड किया गया है सेंट्रल म्यांमार रीजन में इसे फाइंड किया गया है और ये पेड़ों में रहता है। इसका जो कलर है वो भी थोड़ा ब्लूइश होता है और बहुत ही इसके ऊपर बहुत ही अनरूली हेयर्स, ग्रे हेयर्स आपके प्रेजेंट होते हैं। पोपा नाम इसका रखा गया। पोपा नाम का जो वॉल्केनो है, उस एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के नाम पर इस लंगूर का नाम रखा गया। जैसे अगर आप प्राइमेट्स की बात करें, जो मंकी और लंगूर जिन कैटेगरीज में आते हैं, इसके दो सब ऑर्डर्स होते हैं। एक है स्ट्रेप्सिर हाइंस जिसे हम कहते हैं, जिसका मतलब ग्रीक में मतलब होता है ट्विस्टेड नोज, और इसमें लेमूर और लॉरिसिड्स दो इंक्लूडेड होते हैं। दूसरा जो सेकेंड सब ऑर्डर होता है उसे हम कहते हैं हैप्लोर हाइंस और ड्राई नोज्ड प्राइमेट्स, जिसमें एग्जांपल आपका लंगूर है। तो जो लंगूर है, पोपा लंगूर, ये सेकेंड सब ऑर्डर के अंदर आता है। और ये जो पोपा लंगूर है, जो कि अराउंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, पोपा नाम का जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है, क्योंकि उसी इलाके में ये लंगूर रहता था, उसके आसपास, क्योंकि एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, आसपास का जो जंगल है वहां पे रहता है और ट्रीज के ऊपर ये रहता है। 200 से 250, 200 टू 250 ही ये बचे हैं। इसलिए जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं वो इसे कह रहे हैं कि इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया जाए। इस लंगूर के बारे में पहली बार जब पता चला था, वो लंदन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, वहां से इस स्पीसीज का पहला एविडेंस मिला था। और जब जेनेटिक एनालिसिस हुआ तो ये पता चला कि
कई 100 साल पहले, मतलब 100 साल पहले, अराउंड सेंचुरी अगो, जब बर्मा में ब्रिटिश कॉलोनी, क्योंकि बर्मा ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो वहाँ पे वहाँ से कई सारे सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे इस लंगूर के और पोपा लंगूर के, और फिर उसकी स्टडी की गई थी लंदन के अंदर, और उसके बाद इसकी जो यूनिक फीचर्स हैं उसके बारे में जानकारी मिली और उसकी जेनेटिक एनालिसिस आपका हुआ। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ट्रैकीपिथेकस पोपा, या टी डॉट पोपा भी शॉर्ट में हम लोग कहते हैं। ग्रे ब्राउनिश कलर इसका होता है, व्हाइट कलर की इसकी बेली होती है, पेट व्हाइट कलर का होता है, ब्लैक हैंड्स होते हैं और अनरूली हेयर्स होते हैं। इसका जो वजन है वो लगभग 8 किलोग्राम तक एट मैक्स आपका हो सकता है। और अगर आप इन जनरल बात करते हो लंगूर की, तो अराउंड 20 आपकी स्पीसीज है। सो ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है पोपा लंगूर के बारे में प्रीलिम्स के उसमें पूछा जा सकता है चैनल। सो आज के साइंस टेक डेली के इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूके की एक फर्म है, उसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करो जिससे कि मून के रॉक से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और बाकी का जो मटेरियल आपका बचेगा वो बिल्डिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी सैंपल हमें मून के रॉक्स के अभी तक मिले हैं, उसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि लगभग 45% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और अराउंड बाकी का जो है वो आपका जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है और सिलिकॉन है। तो ये जो बाकी के मटेरियल है उसको बिल्डिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे नासा का कहना है कि मून में मून विलेज बनाए जाएंगे और एक परमानेंट लूनर बेस बनाया जाएगा, जहां पे नासा और दूसरी प्राइवेट कंपनी साथ में मिलकर कार्य करेंगी, रिसर्च करेंगी बहुत सारे एरियाज में, लाइफ सपोर्ट, हैबिटेट कंस्ट्रक्शन, एनर्जी जनरेशन, फूड एंड मटेरियल प्रोडक्शन, इन सारे एरियाज में वो आपका कार्य करेंगी। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। साथ में अगर आप अर्थ में भी बात करो तो अर्थ में भी ये प्रोसेस यूज में होता है कि आप बिल्डिंग मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करो, लेकिन जो ऑक्सीजन रिलीज भी होती है वो एक अनवांटेड प्रोडक्ट के रूप में होता है, यूज होती है। सो ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द लूनर सरफेस, जो ये लूनर सरफेस से ऑक्सीजन रिलीज होगी, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बेसिकली जो एयर है, जैसे आप कंस्ट्रक्शन करोगे, बेस बना रहे हो, तो वहां पे जो एयर क्रिएट करना सांस लेने के लिए, तो उसमें ऑक्सीजन और दूसरी कुछ गैसेस मिक्स करके आप यूज कर सकते हो ब्रीथिंग एयर के रूप में। दूसरा ये है, इट इज ऑल्सो वाइटल कंपोनेंट ऑफ रॉकेट प्रोपेलेंट। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो एक रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में भी ये एक बहुत ही वाइटल कंपोनेंट है, और दैट कुड बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन द मून एंड यूज्ड टू रिफ्यूल स्पेसक्राफ्ट बाउंड फॉर डीप स्पेस। मतलब जैसे अब आप यहाँ से लेकर जा रहे हो तो वहां मून में रिफ्यूल किया जा सकता है, और अगर और दूर तक जाना है तो वो जाया जा सकता है। तो ऐसे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। फॉर मोर देन 4 डिकेड्स ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशंस जो है वो ज्यादातर रिस्ट्रिक्टेड थे टू मिशंस टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस, और ज्यादातर जो अर्थ के लगभग 220 माइल्स तक का जो एरिया, वहां तक ही मिशंस आपके वहीं तक थे। तो अब क्या है कि जब आपके पास यह अपॉर्चुनिटी आती है कि आपके पास वो फ्यूल है जो कि रॉकेट प्रोपेलेंट में इस्तेमाल हो सकता है, तो उस फ्यूल का, जैसे ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं, तो उसके थ्रू हम डीप स्पेस तक एंटर कर सकते हैं। तो इसका ये भी एक काफी एक आप कह सकते हो बेनिफिट है। और अभी मून पर काफी फोकस भी किया जा रहा है। लूनर गेटवे प्रोग्राम हैज सेट इटसेल्फ द एम्बिशियस गोल ऑफ रिटर्निंग ह्यूमंस टू द मून एज अर्ली एज 2024 विथ क्रूज ट्रांसपोर्टेड अब्रॉड। नासास ओरियन स्पेसक्राफ्ट भी है आपका। सो यहाँ पे कुल मिला के जो प्रयास किया जाएगा कि जैसे ह्यूमंस को मून तक में लेकर जाना, वहां सेटल कराना, वहां पे ब्रीथिंग एयर लाना, वहां पे जो रॉकेट आप स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल करोगे उसके फ्यूलिंग के लिए फ्यूल के रूप में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन हेल्पफुल रहा चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे तार बॉल्स के बारे में। ये तार बॉल्स कहा जाता है कि हिमालयन रीजन के लिए काफी डेंजरस है। अभी एक स्टडी हुई है और उस स्टडी के अकॉर्डिंग नियरली जो 28% ऑफ पार्टिकल्स कलेक्टेड फ्रॉम द एयर सैंपल्स, मतलब जैसे हिमालयन रीजन और तिब्बतन प्लेटू में जो एयर सैंपल्स हैं उनको जब आपका कलेक्ट किया गया है, सो वो जो एयर सैंपल है उस सैंपल में ये बेसिकली तार बॉल्स का प्रेजेंस बहुत अधिक देखने को मिला है। तार बॉल्स की अगर बात करो तो ये स्मॉल लाइट एब्जॉर्बिंग
कार्बोनियस पार्टिकल्स हैं। कार्बोनियस पार्टिकल्स हैं जो कि फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे पेट्रोल डीजल, इनकी बर्निंग की वजह से या किसी बायोमास की बर्निंग की वजह से ये तार बॉल्स के पार्टिकल्स आपके जनरेट होते हैं। अब एक बहुत बेसिक जो डिफरेंस है वो है, एक ब्लैक कार्बन के बारे में हम जानते हैं, और ये जो तार बॉल है, ये तार बॉल बेसिकली आर फॉर्म्ड फ्रॉम ब्राउन कार्बन, नॉट ब्लैक कार्बन, ये आपको याद रखना है। और कहा गया है कि इसके पीछे जो एक सोर्स बड़ा है वो ये है कि इंडो गैंगेटिक प्लेन के अलोंग जो वीट रेसिड्यू, जैसे स्टबल बर्निंग कहते हैं, जो खेती जब होती है तो उस समय खेती से पहले गेहूं को जलाया जाता है। जैसे गेहूं आपने कटाई कर ली और जो रेसिड्यू बचा है तो उसकी बर्निंग करते हैं, जिसे हम स्टबल बर्निंग भी कहते हैं। तो उस स्टबल बर्निंग को एक बड़ा सोर्स माना गया है इस ब्राउन कार्बन के लिए, जिसे हम तार बॉल्स भी कहते हैं। अब ये जो प्राइमरी ब्राउन कार्बन है ये को एमिटेड विथ ब्लैक कार्बन, और ये क्या करता है, ये स्नो के ऊपर अगर ये इकट्ठा होगा, ब्लैक कार्बन ब्राउन कार्बन धीरे धीरे इकट्ठा होगा, सो इट रिजल्ट इनटू हायर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी स्नो में। जैसे हिमालयन रीजन के ऊपर जो ग्लेशियर है उसके ऊपर अगर ये इकट्ठा हो जाएगा तो इन जनरली स्नो के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट बहुत अधिक होती है, बट ये जो ब्लैक कार्बन ब्राउन कार्बन की जो लेयर बनेगी उसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, लाइट एब्जॉर्ब ज्यादा होगी। इससे वो हीटअप होगा, स्नो की मेल्टिंग आपकी होगी, ग्लेशियर मेल्ट होगा, ग्लेशियर रिट्रीट करेगा। जैसे उत्तराखंड में जो डिजास्टर है वो इसका एग्जाम्पल है जो हमने डिस्कस भी किया। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो फ्लडिंग है वो इसका एग्जाम्पल है। कल के सेशन में हमने जैसे उसको डिस्कस भी किया था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि तार बॉल्स क्या हैं, और आज के समय में जो एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है उस एयर पॉल्यूशन में एक पॉल्यूटेंट के रूप में तार बॉल्स है। और ये तार बॉल्स खासतौर से हिमालयन ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर है उसके मेल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है डिजास्टर की हिमालयन रीजन में वो बढ़ सकती है। हिमालयन रीजन में जो लोग रहते हैं वो उससे काफी इफेक्ट होंगे अगर डिजास्टर कोई भी आता है। जो रेनफॉल पैटर्न है वो अफेक्ट हो सकता है, क्लाइमेट है वो आपका अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो हीट बजट है, जो अमाउंट ऑफ हीट जो रिफ्लेक्ट हो रही थी वो एब्जॉर्ब होगी हिमालयन ग्लेशियर के द्वारा। तो इससे पूरा का पूरा जो क्लाइमेट है, विंड पैटर्न है, बहुत सारी चीजें आपकी अफेक्ट हो सकती है यूट्यूब चैनल। सो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इमोनाकस बैलीग्रेनियंसिस के बारे में। ये एक सील है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी जो सील की स्पीसीज आपकी पाई जाती हैं, और ये माना जाता था कि जितनी भी सील की स्पीसीज है मेनली वो नॉर्थ अटलांटिक रीजन में वो ओरिजिनेट होती हैं, और अगर सदर्न पार्ट में वो प्रेजेंट है तो वो इक्वेटर क्रॉस करके और फिर एंटार्क्टिका के अराउंड वो आपकी मिलती हैं। लेकिन हाल में ये जो फॉसिल मिली है न्यूजीलैंड में, फॉसिल मतलब जो बॉडी रिमेन बहुत पुराना जो बॉडी रिमेन इमोनाकस का जो मिला है, उसने हमारी डिस्कवरी को या जो हमारी फाइंडिंग है सील से रिलेटेड, खासतौर से कई दूसरी जो स्पीसीज जैसे मॉन्क सील है उससे रिलेटेड जो हमारी फाइंडिंग है उस पर एक नया डायरेक्शन दिया है। ये जो इमोनाकस बैलीग्रेनियंसिस की अगर आप बात करो तो इसका जो फॉसिल मिला, इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है सील के बारे में उस पर भी चेंज हुआ है कि किस तरीके से ये जो सील्स हैं ये इवॉल्व हुई हैं। सो ये जो इमोनाकस है ये जो पानी है न्यूजीलैंड के अराउंड जो पानी आपका है वहां पे ये रहते थे बहुत साल पहले, लगभग 3 मिलियन ईयर्स अगो। लगभग 2.5 मीटर्स की इनकी लेंथ थी, और इनका जो वेट हुआ करता था वो 200 से 250, 200 से 250 केजी तक आपका रहता था। अभी तक हम ये मानते थे कि जितने भी ट्रू सील्स हैं वो ओरिजिनेट कहाँ पे हुई है, नदर्न हेमिस्फीयर में, और फिर वो इक्वेटर उन्होंने क्रॉस किया 1 या 2 बार अपने पूरे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, और कई स्पीसीज आपके सदर्न पार्ट में पहुंच गई। बट ये पाया गया कि इंस्टेड ऑफ मेनी ऑफ देम अपीयर टू हैव इवॉल्व्ड इन द सदर्न पैसिफिक इटसेल्फ। मतलब कई ऐसी स्पीसीज है, मतलब व्हाट वी फाउंड या हमारी जो जानकारी थी वो यही थी कि नदर्न हेमिस्फीयर में ही जितनी ये सील्स हैं वो एक ओरिजिनेट हुई हैं और फिर वो इधर उधर मूव की हैं।
लेकिन अभी जो ये स्टडी हुई है, जो ये फॉसिल मिला है उसके बेसिस पर, उस पर उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि कई ऐसी स्पीसीज सील की थी जो कि सदर्न पैसिफिक रीजन में ही वो ओरिजिनेट हुई हैं। तो इक्वेटर बेसिकली एक बैरियर के रूप में काम करता है, और बैरियर के रूप में इसलिए काम करता है क्योंकि वहां जो पानी प्रेजेंट है वो बहुत वार्म है, तो ये सील ऐसे उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सो इक्वेटर यूजुअली एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर मैराइन एनिमल्स, खासतौर से जो ठंडे इलाके में जो जितने भी ये मैराइन एनिमल्स रहते हैं तो उनके लिए ये एक बैरियर के रूप में काम करता है। और पहला जो हमारा विचार था पहले के समय, जो हम ये मानते थे कि जितने भी ट्रू सील्स है दे ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ अटलांटिक, और फिर धीरे धीरे कईयों ने क्रॉस किया इक्वेटर को, और फिर धीरे धीरे वो एज फार एज एंटार्क्टिका तक वो रीच किए। अब एनोमाकस की बात किया जाए, एमोनाकस की अगर आप बात करते हो तो इट शोज दैट मैनी एंशिएंट सील्स इंक्लूडिंग द एंसेस्टर्स ऑफ टुडेज मॉन्क, एलिफेंट एंड एंटार्क्टिक सील्स एक्चुअली इवॉल्व इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सो हमारा जो एक सोच थी कि सारी सील्स नदर्न हेमिस्फीयर में ही इवॉल्व हुई हैं, वो ये हमने ये जो फॉसिल्स मिले हैं उस बेसिस पर हमने कंक्लूड किया कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में भी ये इवॉल्व हुई है। खासतौर से एमोनाकस नाम की ये जो सील है जो 3 मिलियन ईयर्स बिफोर आपकी रहती थी। सो इस सेशन में इतना ही। सो इस सेशन के अंदर, साइंस एंड डेली के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल लाइट एज अ फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। अगर देखा जाए तो अर्थ के अंदर कंटिन्यूस बेसिस पर जो ह्यूमन सेटलमेंट इंक्रीज हुआ है, और उस ह्यूमन सेटलमेंट की जब आप इंक्रीज की बात करते हो तो उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। और एक जो फैक्टर है वो है नेचुरल जो लाइट है उस पर भी बदलाव देखने को मिला है। मतलब अगर नाइट के टाइम पे जाओगे तो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, दिन के टाइम पे अगर देखा जाए तो कई बार जो लाइट्स प्रेजेंट हैं, नेचुरल जो लाइट्स हैं उसमें आर्टिफिशियल लाइट की वजह से बहुत सारे हिंड्रेंसेस आते हैं, उस पर चेंजेस होते हैं, जो लाइट का जो लेवल है जो आपका प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कई सारे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो काफी हद तक अफेक्ट होते हैं। जैसे उनका जो हार्मोन लेवल है, ब्रीडिंग साइकिल है, उनका जो एक्टिविटी पैटर्न है, वनरेबिलिटी टू प्रीडेटर्स की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत सारी स्पीसीज में ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। ये भी कहा गया है कि फ्रॉम रिड्यूस्ड पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट एंड ट्रीज बर्डिंग अर्लियर इन स्प्रिंग टू सी बर्ड्स फ्लाइंग इनटू लाइट हाउस एंड सी टर्टल गलती से जो है वो होटल्स की लाइट की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं समुद्र में, समुद्र के थ्रू सी टर्टल्स इस तरीके से माइग्रेट हो जाते हैं समुद्र में। कुछ ऐसा क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल लाइट, क्योंकि वो डूबते हुए सूरज या उगते हुए सूरज के सर्च में जो मूव करते हैं तो वो होटल की लाइट को समझकर और उस डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो मतलब जो आर्टिफिशियल लाइट है उसकी काफी अधिक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। इवन पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स की बात की जाए, इवन ट्रीज फ्लावरिंग है, बर्डिंग है, वो भी आपका अफेक्ट होता है। कई सारी जो स्पीसीज हैं, इन ऑल द एनिमल स्पीसीज जो एग्जामिन किए गए हैं या पाया गया है कि उनके अंदर रिड्यूस्ड लेवल ऑफ मेलाटोनिन देखने को मिला। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे स्लीप साइकिल को भी रेगुलेट करता है। सो यहाँ पे देखा क्या गया है कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल लाइट विच वी नीड टू कंसिडर मोर एज अ पॉल्यूशन के रूप में हमें देखना पड़ेगा। अगर हाई लेवल ऑफ आर्टिफिशियल लाइट अगर आपकी प्रेजेंट है, उसकी वजह से मेलाटोनिन नाम का ये जो हार्मोन है बहुत सी स्पीसीज में इसका अमाउंट कम हुआ है, और इस अमाउंट के कम होने की वजह से यू कैन से कि जो स्लीप साइकिल है वो स्लीप साइकिल भी अफेक्ट हुई है। बहुत सारे जो नॉक्टर्नल्स हैं और जो रात को घूमते हैं उनका जो बिहेवियर पैटर्न है उन पर चेंजेस देखने को मिला। जैसे कि रॉडेंट्स की बात की जाए, कई सारी जो बर्ड्स हैं वो दे हैव स्टार्टेड सिंगिंग, बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग एंड सर्चिंग फॉर वॉर्म्स। दिन के बहुत ही शुरुआत में वो कार्य करना वो शुरू कर देते हैं। हर चीज जो उनकी बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, बहुत से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पूरे तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। ज्यादातर अगर आप देखो तो वो पूरे तरीके से आपके डिपेंडेंट होते हैं जो ये लाइट है या जो नेचुरल एक क्लॉक है उस पर काफी निर्भर करता है। इवन साउंड की बात की जाए या आप लाइट की बात की जाए तो अगर उसमें बदलाव होता है, चेंज होता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके बेसिक फंक्शंस को अफेक्ट
करते हैं। तो ये तो बहुत सारी नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे साइंटिस्ट सेड सर्टेन जो स्पीसीज हैं, कुछ जो लोकेशन में, सर्टेन लोकेशन बेनिफिटेड फ्रॉम नाइट, जो लाइट आपकी रात के समय जो है जो लाइट प्रेजेंट होती है उसकी वजह से कुछ स्पीसीज बेनिफिट भी हुई हैं। जैसे जो बैट्स हैं वो तेजी से मतलब वो दे आर एबल टू थ्राइव। कुछ प्लांट्स स्पीसीज ऐसी हैं जो कि यू कैन से वो तेजी से ग्रो कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल लाइट जो आपका रात के समय में। तो कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। ओवरऑल अगर आप इफेक्ट की बात करोगे तो हर तरीके के, चाहे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, सभी के अंदर जो ये आर्टिफिशियल लाइट्स हैं इनका इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है। तो इस चीज को आप इस कंटेक्स्ट पे ध्यान में रखना है डेली में। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज फास्ट, FAST। फास्ट का मतलब है 500 मीटर्स एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। फास्ट इस समय न्यूज में भी है। और ये जो फास्ट टेलीस्कोप है ये लोकेटेड कहाँ है? इसको इंस्टॉल किया गया है गुइज़ाओ प्रोविंस, चाइना में। और फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है। रेडियो टेलीस्कोप का मतलब क्या है कि जैसे जो आपके स्टार्स हैं या प्लैनेट्स हैं, जो भी बॉडीज होती हैं आपकी, तो वहां से यूनिवर्स से जो रेडियो सिग्नल्स आते हैं उन रेडियो सिग्नल्स को ये ऑब्जर्व करता है। और उसके बेसिस पर फिर जो ऑब्जर्व किया जाता है उसके बेसिस पर फिर आपकी फर्दर स्टडी कैरी आउट की जाती है, जानकारी आपको मिल पाती है, चाहे वो दूसरा कोई प्लैनेट है, स्टार है, या कोई भी जो सेलेंशियल बॉडी है वहां पे, तो उसके बारे में आपकी जानकारी हो पाती है। अभी हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो इससे पहले जो बहुत बड़ा आपका रेडियो टेलीस्कोप था, USA का जो रेडियो आपका टेलीस्कोप था, तो वहां पे कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये आपका प्यूर्टो रिको ऑब्जर्वेटरी एक बनाई गई थी USA के द्वारा। प्यूर्टो रिको में कैरेबियन जो सी है वहां पे वो लोकेटेड था, प्यूर्टो रिको। और वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से ये पूरा का पूरा जो ये ऑब्जर्वेटरी है, जहाँ पे आपका वी कैन कॉल इट एज जहाँ पे आपका लोकेटेड था प्यूर्टो रिको, वो पूरी तरीके से ऑब्जर्वेटरी डिस्ट्रॉय हो गई। और तब से जो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि साइंटिस्ट हैं उनको ऐसा टेलीस्कोप फैसिलिटी जरूर से चाहिए, और वो फैसिलिटी हर जगह नहीं है। तो चाइना का जो 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप है फास्ट, वो काफी हेल्पफुल होगा। इसलिए साइंटिस्ट जितना उस पर काफी इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, वो चाइना जाएंगे, उस टेलीस्कोप जहां भी वो लोकेटेड है उस पर स्टडी की जाएगी, मतलब उसके थ्रू स्टडी की जाएगी। जो बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो वहां पे विजिट करेंगे। 2011 से इस पर कार्य शुरू हुआ था। फास्ट पे जो वर्क है चाइना ने शुरू किया था, और धीरे धीरे वो पूरे तरीके से वो कार्य अब पूरा हो गया है और ये फंक्शनल हो गया है। कई सारी जो एमिशंस होती हैं, जैसे डेड स्टार्स, रोटेटिंग डेड स्टार्स, उनके द्वारा जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको ये टेलीस्कोप कैप्चर कर लेता है। तो हमारे यूनिवर्स के प्रति जो जानकारी है दैट विल इंक्रीज। सो ये एक बेसिक पॉइंट है आपको जो ध्यान में रखना है। चाइना ने इससे पहले भी बहुत सारी चीजों पर उसने अचीव भी किया है। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने के बावजूद भी इट हैज सो फार ओनली वन साइंटिफिक नोबेल प्राइज उसे मिला है 2015 में। तो वो भी एक केमिस्ट हैं, योयू करके एक पर्सन थे, उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। लेकिन लास्ट कुछ सालों में, 10 साल की अगर आप बात करो, तो उन्होंने बहुत सारे लेवल पे कार्य किया है। उन्होंने खुद की अपनी पोजीशनिंग सिस्टम डेवलप किया, अभी ये टेलीस्कोप इन्होंने डेवलप किया है। उसके बाद चाइना ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है मिलिट्री में, जो उनका स्पेस प्रोग्राम है। इवन जो स्पेस एरिया है उसका भी मिलिटराइजेशन करने का चाइना कोशिश कर रहा है, जिससे कि वो अपने डोमिनेंस को बढ़ा सके। और जो भी ये डेटा फास्ट के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा वो हमें हेल्प करेगा यूनिवर्स के ओरिजिन को समझने के लिए। उसके ओरिजिन को समझने के लिए काफी ज्यादा ये आपका हेल्प करेगा। और चाइना का एक ये जो आगे बढ़ने का एक प्रोसेस है, उसका भी ये एक सिंबॉलिक, आप कह सकते हो कि एक सिंबॉलिक मैसेज है या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है, क्योंकि चाइना ने प्लान किया है कि बाय 2035 वो वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्पेस में, क्लीन एनर्जी में, रोबोटिक्स में। इन एरियाज में वो बहुत आगे जाना चाहता है कि उसके आसपास कोई भी ना हो।
तो ये सारे डेवलपमेंट आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, इसलिए टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होता है। और चाइना का जो एक अप्रोच है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति, वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग चैनल। सो आज का जो ये साइंस एंड टेक का सेशन है, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे एक स्पेसिफिक बर्ड्स के बारे में। एक स्पेसिफिक बर्ड्स है जो बहुत सारे रीजन्स में पाई जाती है और इसके कई मतलब सब स्पीसीज भी हैं। सदर्न यूरोप गल्स भी कहते हैं, येलो लेग्ड गल्स भी कहते हैं, आउडोइन गल्स भी कहते हैं, और मेनली पाई जाती है मेडिटेरेनियन सी रीजन है, वहां पे बर्ड पाई जाती है। देखो, इस बर्ड को लिंक किया गया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया हैं उनके स्प्रेड से, और ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। जैसे अगर आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करो तो ऐसे जो बैक्टीरियाज हैं धीरे धीरे, जैसे एंटीबायोटिक्स एक दवा है जिसको आप कंज्यूम करते हो, अगर उसका ओवर कंजम्पशन या ओवर यूज होगा तो धीरे धीरे जो आपके शरीर के अंदर बैक्टीरियाज हैं वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। एक बार अगर वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं उसके बाद से उन पर उस एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसलिए क्या है कि जो भी मेडिसिनल कंपनीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज को काफी अधिक रिसर्च करना पड़ता है, रिसर्च और डेवलपमेंट आपका जो है वो करना पड़ता है। और उसके बाद से अगर आप देखो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है उसके बाद नई दवा का आविष्कार किया जाता है और वो दवा उस बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल होती है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। धीरे धीरे वही बैक्टीरिया बाद में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, मतलब आपने जो नई दवा बनाई है उसके खिलाफ भी वो रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है। तो ये एक बहुत ऐसा प्रोसेस है जिसको जितना स्लो किया जाए, मतलब रेजिस्टेंस डेवलप ना हो, उतना अच्छा है। अब यहाँ पे अभी जो रिसर्च है वो कह रही है कि जो ये गल्स बर्ड्स हैं, गल्स बर्ड्स जो कि खासतौर से मेडिटेरेनियन जो इलाका है वहां ये पाई जाती हैं, ये एक प्रकार के बैक्टीरियाज को साथ में कैरी करती हैं। जैसे उनका नाम है, जो बैक्टीरिया है कैम्पाइलोबैक्टर और साल्मोनेला, ये दो ऐसे इंटेस्टिनल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है जो कि गैस्ट्रोएंटराइटिस ह्यूमंस में कॉज करते हैं, मतलब मेनली पेट से रिलेटेड जो भी कुछ है वो आपका इसमें कॉज होता है। और ये इस बैक्टीरिया को, ये दो बैक्टीरिया जो कि ह्यूमन में डिजीज कॉज कर रही हैं, उसके ये कैरियर्स हैं। और ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। तो इसी से रिलेटेड रिसर्च भी आपकी जर्नल साइंस ऑफ टोटल एनवायरमेंट सीगल्स ये आपका पब्लिश भी की गई है। और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि वाइल्ड लाइफ फौना फ्लोरा या फौना खासतौर से, मतलब जो एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स, वो एक रिजर्वायर के रूप में काम कर रहे हैं ऑफ रेजिस्टेंट एंड मल्टी रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने रेजिस्टेंस आपका डेवलप कर रहा है। तो उनकी भी अगर आप बात की जाए, खासतौर से जैसे गल्स जो ये बर्ड्स हैं, दे हैव अ ग्रेट एबिलिटी टू स्प्रेड दीज अराउंड द एनवायरमेंट, मतलब ये जो बर्ड हैं जो ऐसे बैक्टीरिया को कैरी करती हैं, आसपास में भी उस बैक्टीरिया को स्प्रेड कर सकते हैं और वो ह्यूमन तक भी रीच हो सकता है। मतलब अगर उस बर्ड को मार के कोई ह्यूमन खाता है तो वो बर्ड भी उस बर्ड के थ्रू, जो उसका फ्लैश है उसके थ्रू भी ह्यूमन तक वो बैक्टीरिया जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है वो पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारे आप कह सकते हो रूट हैं ये, जिस वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड हो रहा है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज हैं वहां पे जो मेन सोर्स है इन्फेक्शन का रिगार्डिंग ऐसे बैक्टीरिया से अगर आप देखा जाए, खासतौर से ऐसे जो बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज कॉज होता है वो है जो फूड कंज्यूम किया जाता है। जैसे जो ऐसे फूड या मीट कंज्यूम किया जाता है जो कि इन बर्ड से जिनका ओरिजिन है, और उन बर्ड्स के थ्रू वो बैक्टीरिया या वायरस या जो भी वो ह्यूमंस तक ट्रांसमिट होते हैं और फिर धीरे धीरे एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक वो ट्रांसमिट होते हैं। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न भी हो जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के स्प्रेड को रोकने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर वाइल्ड लाइफ फौना ही इसको कैरी करने लग जाए तो हम किस तरीके से प्रयास करेंगे। सो ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपका जीएस पेपर 3 के अंदर एनवायरमेंट और साइंस के सेक्शन में, साइंस टेक के सेक्शन में। तो आज का जो साइंस टेक डेली का टॉपिक है वो है D614G म्यूटेशन। देखो, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट म्यूटेशन, तो म्यूटेशन इन जनरल व्हाट वी कॉल इट एज म्यूटेशन जो भी जैसे सेल है, सेल में आपके पास
न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम है, डीएनए है, डीएनए में जीन्स हैं। सडन चेंज जो इन जीन में आपको देखने को मिलेगा, सडन चेंज पोजीशनिंग में या कोई भी फैक्टर पर, तो वी कॉल इट एज म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन बहुत तरीके के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। जो ये D614G म्यूटेशन है, ये आपको देखने को मिलता है कोरोना वायरस में। अब इस म्यूटेशन में क्या होता है, बेसिकली अगर आप कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर को देखते हो तो कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि ऊपरी उसका जो हिस्सा है पूरा वो अगर आप उसको देखोगे पूरे तरीके से सराउंडेड होता है प्रोटीन के एनवलप से, और ऊपरी एंटीना टाइप निकले होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वी कॉल इट एज स्पाइक प्रोटीन। एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं एंड द नेम इज वी कॉल इट एज स्पाइक प्रोटीन। अब क्या है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है यही हमारे ह्यूमन सेल्स से आके इंटरेक्ट करेंगी। हमारे ह्यूमन सेल्स में एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, ह्यूमन सेल्स में एक रिसेप्टर प्रेजेंट है। उस रिसेप्टर के साथ अगर आप देखोगे तो यही स्पाइक प्रोटीन इंटरेक्ट करती है और फिर ये वायरस हमारे शरीर पे एंटर कर जाता है। लेकिन ये जब म्यूटेशन हो जाता है, ये म्यूटेशन आपका ऑब्जर्व किया गया है यूरोप में, और ये ऑब्जर्व किया गया चाइना के कुछ रीजन्स पर भी कोरोना वायरस जो मिल रहा है उसमें ये म्यूटेशन आपको देखने को मिलता है। सो इस केस में जो वायरस है, क्योंकि पूरा का पूरा जो ये वायरस है, ये वायरस का ऊपरी हिस्सा और स्पाइक ये प्रोटीन का बना है, प्रोटीन अमीनो एसिड की बनी होती है, इसको ध्यान से सुनना है। तो जो वायरस है, इस वायरस में ये वायरस जब ये म्यूटेशन हो जाता है, इसमें एस्पार्टिक एसिड जो कि 614th पोजीशन पर है ऑफ द अमीनो एसिड, वो रिप्लेस होता है विथ ग्लाइसिन। ठीक है, तो यहाँ पे 614th पोजीशन पे जो अमीनो एसिड आपका है एस्पार्टिक एसिड, जिसे हम डी शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो दैट इज रिप्लेस्ड बाय ग्लाइसिन। इसलिए एस्पार्टिक एसिड का डी, 614th पोजीशन का 614 और ग्लाइसिन का जी, ये पूरा मिलके D614G म्यूटेशन इसको हम लोग कहते हैं। अब इसमें देखो जो स्पाइक प्रोटीन अगर आप देखोगे तो ये स्पाइक प्रोटीन के दो सब यूनिट होते हैं। एक सब यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं S1, और दूसरा जो सब यूनिट होता है वी कॉल इट एज S2। तो जो सब यूनिट S1 है ये अटैच करता है ह्यूमन के ACE2 रिसेप्टर से, वो अटैच करेगा। जो S2 सब यूनिट है ये मीडिएट करता है, मतलब जो वायरस है और ह्यूमन सेल के मेम्ब्रेन से वो अटैच करने का काम S2 सब यूनिट होता है। तो स्पाइक प्रोटीन के दो सब यूनिट होंगे, S1 और S2, दोनों के दो डिफरेंट फंक्शंस आपके होते हैं। जब ये म्यूटेशन देखने को मिलेगा, जब D614G म्यूटेशन की बात करेंगे, तो ये बेसिकली इट इज प्रेजेंट इन द सब यूनिट S1, मतलब जो S1 वो भी प्रोटीन का बना है, और उसमें जो ये S1 जो कि प्रोटीन का बना है उसके 614th पोजीशन की जो अमीनो एसिड है जहां पे एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट है, उसकी जगह पे ग्लाइसिन आ जाता है, और इट इज ऑल्सो लोकेटेड क्लोज टू S2 सब यूनिट। कुल मिला के आपको ध्यान में रखना है कि ये आप वी कैन से कि जो स्पाइक प्रोटीन है वहां पे ये आपका जो व्हाट वी कॉल इट एज ये म्यूटेशन आपको देखने को मिलता है। अब इस तरीके के म्यूटेशन एक मैटर ऑफ कंसर्न हो जाते हैं। क्यों कंसर्न हो जाते हैं, मैटर ऑफ कंसर्न क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा ये है कि अब आपके नए नए स्ट्रेन्स आएंगे, और ये जो नए नए आपके स्ट्रेन्स है, वेदर हम इन स्ट्रेन्स के प्रति जो हमारे जो वैक्सीन्स हैं वो अफेक्टिव होंगे कि नहीं, ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है, और उसी के लिए हमें प्रयास भी करने की जरूरत है, नए नए रिसर्च करने की। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट ग्रेट फॉक्स स्पाइडर। देखो, अगर व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रेट फॉक्स स्पाइडर, तो यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल है दैट इज फॉक्स। तो पहली चीज तो ये ध्यान में रखना है कि ये एक स्पाइडर की ही स्पीसीज है जो कि पाई जाती है ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में वो पाई जाती है। और इसमें फॉक्स शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? फॉक्स शब्द इसलिए जुड़ा हुआ क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो सिमिलर है टू फॉक्स। जैसे सैंडी टेरेन में ये भी अपने जो प्रे है उसको ये चेस करती है, तो इस तरीके से जो सिमिलैरिटी है इस बेसिस पे साइंटिस्ट इसको फॉक्स स्पाइडर कहते हैं, ग्रेट फॉक्स स्पाइडर कहते हैं। अब हम इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हम इसे डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 25 ईयर्स के बाद ये ग्रेट फॉक्स स्पाइडर दोबारा से देखी गई है ब्रिटेन में। तो इसे
ब्रिटेन की वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पाइडर के रूप में देखी जाती है। और अभी लगभग जो भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने 22 ग्रेट फॉक्स स्पाइडर को देखा है, जिसमें 10 मेच्योर मेल्स थे और एक मेच्योर फीमेल्स थी। इनकी अगर आप साइज की बात करो तो लगभग 55 मिलीमीटर की साइज होता है इन डायमीटर, जिसमें उनकी स्पिनी लेग्स और हेरी जो स्किन है वो दोनों आपकी प्रेजेंट होती हैं। अगर इसके बारे में देखा जाए, जो ग्रेट फॉक्स स्पाइडर है इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड कंसीडर किया जाता है। तो ये लाइन आपको याद रखना है कि इट इज कंसीडर्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और ये मान लिया गया था कि ये लगभग एक्सटेंट हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी समय से देखी नहीं गई थी। 1993 से इसको मान लिया गया था कि ऑलमोस्ट एक्सटेंट हो गई है, लेकिन काफ़ी सारे साल हो गए, लगभग आप यू कैन से अराउंड 27 ईयर्स हो गए। और उसके बाद ये दोबारा से लगभग 22 ये जो स्पाइडर्स हैं, ग्रेट फॉक्स स्पाइडर्स हैं, इसको देखा गया। तो ये कीड़े खाती है, जैसे बीटल्स हैं, छोटी छोटी जो एंट्स हैं, स्मॉलर जो स्पाइडर्स हैं, उनको ये खाती है। दूसरी चीज ये ध्यान में रखना है कि ये वेनमस स्पाइडर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जब भी प्रे को पकड़ेगी तो वहां पे जाके उस पर हमला करेगी और अपना जो वेनम है, जहर है, उनके अंदर छोड़ देगी, जिससे कि उनके अंदरूनी जो ऑर्गन्स है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, पूरे तरीके से लिक्विफाइज हो जाते हैं और वो मर जाते हैं, और फिर ये उसको कंज्यूम करती है। सो ये ग्रेट फॉक्स स्पाइडर है, ये बड़ी होती है, बल्कि होती है, लेकिन इसकी जो साइज है, जैसे हमारे घरों में जो स्पाइडर मिलती है, बड़ी जो स्पाइडर मिलती है, उसी की तरीके से इसकी जो साइज है, और इसके बहुत अच्छी आई साइट होती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सालों बाद ये स्पाइडर देखने को मिली है ब्रिटेन में, लगभग 26-27 ईयर्स के बाद। और अब फिर कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स और किए जाएंगे, जिससे कि इस स्पाइडर को बचाया जा सके। तो इसमें आपके लिए काफ़ी तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.